अगर आप ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकते, पर चंद्रजीत गुप्ता ने ठाना है कि वो अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, बल्कि जो गरीब तबके के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी और कोविड से इम्पैक्टेड है, उनके लिए वो कुछ करेंगे। तो चंद्रजीत की जो जर्नी है वो शुरू हुई एक ट्विटर हैंडल से, माइग्रेंट ट्रैवल के नाम से वो हैंडल था, जहां से उन्होंने हेल्प करने की कोशिश करी माइग्रेंट लेबरर्स को जो कि वापस अपने गांव जाना चाह रहे थे। और उसके बाद अब उनके साथ कई और वॉलंटियर्स जुड़ गए और जीवन स्तंभ फाउंडेशन के नाम से उन्होंने अपना फाउंडेशन स्टार्ट किया है। और उसके वो अब बहुत कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो गरीब लोग हैं, जिनके बारे में कोई सोचता नहीं है, उनके बारे में ये सिर्फ सोच ही नहीं रहे बल्कि उनकी मदद कर रहे हैं। तो चंद्रजीत बहुत स्पेशल गेस्ट है हमारे आज, एंड ही इज रियली अ कोविड हीरो। चंद्रजीत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, चंद्रजीत? सो बेसिकली हम बहुत सारे ग्रुप्स में हैं जहाँ पर कुछ डिटेल्स आती थी माइग्रेंट्स के बारे में कि यहाँ से ट्रेन जा रही है, बसेस जा रही है। तो उसी को हमने सोचा कि लोगों तक पहुँचाना चाहिए। उसे लोगों तक पहुँचाने के लिए हमने एक ट्विटर हैंडल स्टार्ट किया था @migrant travel। उस वक्त शुरू में हम बस ये डालते थे डिटेल कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने वाली है और क्या प्रोसेस है, ये बस यहाँ से यहाँ जाने वाली क्या प्रोसेस है। बट उसके बाद ये हुआ कि हम उसके साथ हम काम ये करते थे कि डेली माइग्रेंट्स डेथ काउंट करते थे, कितने माइग्रेंट्स की डेथ हुई। सो डेली बेसिस पर जितने न्यूज़ रिपोर्ट्स थे उसको कलेक्ट करते थे और काउंट किया करते थे। तो ये चीज़ें रियलाइज हुई हमें कि बस हमें इंफॉर्मेशन देने से नहीं काम होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने फिर उसके बाद हमें किसी ने रीच आउट किया कि हम बस भेजना चाहते हैं। तो उनके पास फंड्स थे, उनके पास प्रोसेस नहीं पता था उन्हें, और उनके पास वेंडर्स नहीं थे। तो फिर मैंने उन्हें सपोर्ट किया। तो इसी तरह जर्नी शुरू हुई 4-5 लोगों की। जो एक किसी ने फंड्स दिया था बस भेजने के लिए, किसी ने खाने के लिए अरेंजमेंट की थी, किसी ने पानी के लिए अरेंजमेंट की थी, और जो लोग जुड़े थे पहले बस भेजने के लिए, उन्हीं की एक टीम बन गई। उसके बाद हमने काम करना शुरू कर दिया, और भी पहले लॉकडाउन से। चंद्रजीत, आप 23 साल के हैं और यूपीएससी की पढ़ाई करने दिल्ली आए हुए हैं। Am I right? आप हाँ बिहार जी। से बिलोंग करते हैं और काफी माइग्रेंट लेबर्स आपने बिहार वापस भेजे हाँ जी। उनके गांव में। तो एक तो सवाल ये उठता है कि जब आप भारत जैसे देश में, जहां पे 21% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, वहां पे आप ऐसा काम करने की कोशिश करें, और उसका जो एक जो कहेंगे इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क इटसेल्फ, क्योंकि ये तो नहीं है कि अरे एक को भेज दिया, 10 को भेज दिया, 1000 को भेज दिया, इतने सारे लोग हैं और इतनी मदद की जरूरत है। तो व्हाट वाज दैट लाइक? क्योंकि आप कई बार आप हताश हो जाते होंगे कि कितना भी आप काम कर लो, बट यू नो इट्स नॉट इनफ इन अ कंट्री लाइक आवर्स। बिल्कुल, हमारे साथ भी यही हुआ कि जैसे हमने पहले बस भेजी, तो हमारे पास जो बस से जाते थे वो किसी के साथ नंबर शेयर कर देते थे कि हाँ आपकी ये मदद कर सकते हैं। तो हमने नहीं सोचा कि हम इतने लोगों को भेजेंगे। हाँ, शुरू में हमने 50 लोगों को भेजा, फिर हमने 100 लोगों को भेजा। बट उसके बाद हमारे नंबर हेल्पलाइन नंबर की तरह बन गए थे। हमें डेली इतने कॉल्स आते थे। कभी कभी ये होता था कि हमारे पास बस के लिए फंड्स थे ही नहीं। हमारे पास फंड्स है 50,000, हम बस भेज ही नहीं सकते। एक बस भेजने में कम से कम 1.2 लाख लगते थे, और जब तक वो फंड अरेंज नहीं होते हम बस नहीं भेज सकते। और रही बात कि इतने लेवल पर काम करना, ये एक सिस्टम ही काम कर सकती है कि जितने लोग हैं, इतने मिलियन पॉपुलेशन है, उनको सपोर्ट करना, जो कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत लेटर ऑन रियलाइज किया। जब लोगों की डेथ होनी शुरू हुई, तब उन्होंने लेटर ऑन 1-2 महीने बाद रियलाइज किया कि हमें श्रमिक ट्रेन जैसी कोई चीज चलानी चाहिए। हमारे यहाँ ये सिस्टम हो गया कि क्राइसिस आएगी उसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते हम। जब क्राइसिस हो जाती है, कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं, तब हमारी सिस्टम जगती है कि हमें कुछ करना चाहिए। अभी जो सेकेंड वेव आई, और आपने एक बहुत अच्छा ये बात कही है विच इज अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट, कि जब तक क्राइसिस आता नहीं है हम लोग उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते, और वो एक राइट। बहुत उसका बेहतरीन उदाहरण है ये जो सेकेंड वेव आई है। थैंकफुली अभी थोड़े केसेस में थोड़ी कमी आई है, हालांकि अभी भी काफी केसेस आ रहे हैं। पर उसमें फिर वो कैसा था, क्योंकि मैंने फिर आपके जब मैं वेबसाइट पे गई तो उस पे देखा आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स प्रोवाइड करे हैं, उसी के साथ ही मेडिकल सप्लाईज और कॉन्सेंट्रेटर्स, एम्बुलेंस। वो हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास पीडीएफ है कि हम दे सकते हैं कि कौन है ऑफिसर, इसका नोडल ऑफिसर कौन है। हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कहाँ बेड खाली है। बट जो झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं उनके पास तो कोई सिस्टम नहीं है।
कोई बताने वाला नहीं कि कहाँ बेड खाली है, ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिल रहे हैं, रिफिलिंग सेंटर कहाँ मिल रहे हैं, हमें पता है, उन्हें नहीं पता नहीं था। तो हमने सोचा कि हम इसके लिए कुछ करना चाहिए। इसी कारण हमने फिर उसके बाद हमने एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज किया और उसके पोस्टर्स बैनर हमने झुग्गियों में लगवाने शुरू किए। हमने ऑनलाइन स्प्रेड नहीं किया, उसे हम झुग्गियों में लगाया। इवन सिक्योरिटी गार्ड्स को हमने पैम्पलेट बांटे, सबको, मेड को हमने रीच आउट किया, कि लोगों को रीच आउट किया कि आप अपने मेड के साथ नंबर शेयर कीजिए हमारे, अगर कुछ नहीं कर सकते, अगर मदद ही करना चाहते तो हमारे नंबर शेयर कीजिए। तो हमने इसी तरह फ्री एम्बुलेंस सर्विसेज उनके लिए विद ऑक्सीजन सपोर्ट हमने प्रोवाइड किया, फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर, कॉन्सेंट्रेटर प्रोवाइड किया लोगों को, मेडिसिन प्रोवाइड की, टेली कंसल्टेशन, फ्री टेली कंसल्टेशन प्रोवाइड की। इस तरह हमने मदद करनी शुरू की। मैं 3-4 दिन से हम ये इंटरव्यू अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और आप तब से बहुत बिजी चल रहे हैं, और मैंने आपको ये कहा कि आप प्लीज जो अपना काम है वो खत्म कर दीजिए, उसके बाद आप बात करते हैं। तो आपने मुझे बताया कि आप एक कोविड सेंटर खोलने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त उसको तैयार कर रहे थे। उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कहाँ पे कोविड सेंटर खुला है, उसका जानकारी थोड़ी दे दीजिए। तो बेसिकली जहाँ हम कोविड सेंटर खोलना चाहते हैं वहीं पर मैं अभी हूँ, क्योंकि इसी कारण मुझे इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं मिल पा रहा था। तो मैं एक जगह गया, वहाँ भी इंटरनेट बैंडविड्थ था नहीं, मैं दूसरी जगह आया, फिर यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छी है। तो बेसिकली हम हाथीन ब्लॉक है पलवल डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा में, वहाँ पर मैं कोविड केयर सेंटर खोल रहे हैं 25 बेड का। मतलब वो ऑक्सीजन सपोर्ट और बाईपैप सपोर्ट के साथ होगा कोविड केयर सेंटर। और ये होपफुली कल से ऑपरेशनल हो जाएगा। और ये मतलब ये 58 विलेजेस है, गांव है जो आसपास है, जिनमें ये मदद करेगा उनकी, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर लोड पहले से बढ़ा हुआ है। और इवन जिसके ऑक्सीजन लेवल 95 से बिलो होता है वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो क्रिटिकल केसेस वहां पर हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो उस गैप को ब्रीच करने के लिए हमने ये कोविड केयर सेंटर शुरू कर रहे हैं हम हाथीन में। बहुत बढ़िया। और ये एक बहुत जरूरी चीज भी है इस वक्त चंद्रजीत, क्योंकि अब ये रूरल एरियाज में फैलने लगा है और वहां से तो ऑनलाइन कोई खबर आती नहीं है। तो जब तक ट्विटर पे लोग हेल्प ना डाले, लगता है कि भाई सब ठीक चल रहा है। फिर पता चलता है कि जो हमारे गांव हैं वहां पे कितने लोगों को इससे परेशानी हो रही है और कितने इससे डील नहीं कर पा रहे हैं। उनको तो कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है कि भाई बुखार है, कोविड हुआ है, क्या हुआ है। तो आप कुछ एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि क्या आपको, जैसे अभी आप पलवल में ही हैं, तो क्या वहां पे कोविड को लेकर अभी क्या तो उनकी सोच है? और क्योंकि मैं अभी भी देखती हूँ, मैंने शॉकिंग, मुझे समझ में नहीं आता, मैं गेटेड कॉलोनी में रहती हूँ और आज तक भी मैंने देखे हैं लोग जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो कि न्यूज चैनल देख सकते हैं, ऑनलाइन सब कुछ देख सकते हैं, दे आर एजुकेटेड, दे शुड बी फॉलोइंग द रूल्स, बट दे डोंट डू इट। तो जो गांव की बात करते हैं अगर हम, तो वहां पे इस बीमारी को लेकर अभी क्या सोच है और लोग इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं? तो बेसिकली ये है कि जितने भी रूरल एरियाज है वहाँ पर 2-3 चैलेंजेस है। एक, सबको लगता है कि अगर कोविड हो रहा है तो इसको कोई ठीक करने का तरीका नहीं है, जो होगा और जब होना होगा होगा वाले थॉट की छोड़ देते हैं। मास्क की इम्प्लीमेंटेशन 10% चाहिए। अगर 100 लोग घूम रहे हैं उसमें 10 लोग ने ही मास्क पहना है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव पेशेंट हो रहे हैं, उनके घर लोग जाके मिल रहे हैं, उनका हाल चाल ले रहे हैं कि कैसे हो, कोई नॉर्म्स कोई गाइडलाइंस कुछ भी फॉलो नहीं की जा रही है। तो ये बहुत ही चैलेंज रूरल एरियाज में हमने देखने के लिए मिला है। दूसरी चैलेंज, आइसोलेशन की फैसिलिटीज ही नहीं है। अगर छोटे से घर है, अगर झुग्गी में रहते 3 लोग, अगर किसी को कोविड हुआ तो कहाँ जाएगा वो? कोई आइसोलेशन, मतलब आइसोलेशन करना, ये सब ऑक्सीमीटर होना, ये सब प्रिविलेज है। अगर हम रूरल एरियाज की बात करते हैं, हमारे पास प्रिविलेज है कि हम आइसोलेट हो सकते हैं, हम टेस्ट कर सकते हैं अपना SpO2 लेवल, जब दिक्कत तो हम सिलेंडर अरेंज कर सकते हैं। बट आप सोचिए झुग्गी में 6 लोग भी रहते, 7 लोग भी रहते कहीं कहीं पर, वो कहाँ आइसोलेट करेंगे? वो बस अपने घर के बाहर ही खाट लगाते हैं, वहीं पास आइसोलेट होते हैं। बाहर ही सिलेंडर लग जाएगा तो आइसोलेट होते हैं। ये सब फैसिलिटीज गांव में पहुंचनी बहुत जरूरी हो गई है। और ऐसे जैसे हम अभी हरियाणा में कर रहे हैं, हमें न्यूज आ रहे हैं मुजफ्फरनगर से, हमें न्यूज आ रहे हैं बिहार के गाँव से कि यहाँ केसेस हो रहे हैं, किसी को कोई टेस्ट करने के लिए नहीं है, इवन एम्बुलेंस नहीं है कि हम गाँव से हॉस्पिटल जा सके। तो ये तो मतलब अभी हमें कुछ भी पता ही नहीं है कि गांव में क्या हो रहा है, उसका 1% भी कवरेज नहीं हो रहा है जो गांव में सिचुएशन है अभी। थैंक यू सो मच चंद्रजीत, हमसे बात करने के लिए, अपना जो कीमती समय है वो हमें देने के लिए। एक बहुत जरूरी था ये बात करना, रूरल एरियाज में किस तरह से मदद की जा सकती है वहाँ के लोगों की, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मीडिया भी अगर हो
सोशल मीडिया भी देख लो तो सब जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास जो सिटीज या टियर 1 टियर 2 सिटीज में रह रहे हैं वो ही इसके बारे में बात कर रहे हैं, पर अब ये बिल्कुल गांवों तक पहुंच चुका है, तो वहां पे क्या किया जा सकता है। बट मैं बस आपके लिए दुआ करूंगी, आपके और आपके जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनके लिए, कि आप ये जो कर रहे हैं ये बहुत जरूरी है। एंड थैंक यू सो मच, वी आर ग्रेटफुल टू यू। एंड होपफुली आपको जो मदद मिलनी चाहिए सरकार से हो, फिर वो वहाँ की लोकल अथॉरिटीज से हो, वो आपको मिले, ताकि आप और ज्यादा इस पे काम कर सकें और लोगों की मदद कर सकें। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टेकिंग द टाइम आउट, Thank you so much for एंड ऑल द बेस्ट। thank you so much for the opportunity. Thank you so much.